प्रभु हिंदुस्तान का वो दौर जब मुगलिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तब उनके दरबार में एक सारंगी का उस्ताद अपने सुरों को यूं बिखेर रहा था कि जानो वो कोई सहर तारी करता हो वो जादू। लेकिन तारीख में फिर यूं भी हुआ कि जैसे मुगलिया सल्तनत के तन्नाबे बिखरते गए, वो रेजा रेजा होती गई। और ये सारंगी का उस्ताद इस फिक्र में कि ये दरबार अगर उजड़ा तो इस मौसीकी का क्या होगा, यहाँ से वाबस्ता इतने घराने कहाँ जाएंगे, उनकी मौसीकी को कौन समेटेगा, कि वो उसी गम में बैठा और फिक्र में कि दुनिया इन्हें इस नाम से कहती कालू मियाँ, लेकिन उस कालू मियाँ के पीछे क्या रोशन ख्यालात थे, वो किस तरह महकते रहे कि कालू मियाँ मुगलिया सल्तनत के बाग में बैठे हैं। चमन की खुशबू तो फूलों से है, और फूल अगर पत्ती पत्ती हो बिखर जाएं तो कौन इनकी खुशबू को महसूस करेगा। कि मैं यूं करूं, इस फूल के बिखरने से पहले हिंदुस्तान की मौसीकी और उसके घरानों को समेट के एक अंदाज में ढाल सकूं कि वो सारंगी का उस्ताद उसके बाद ग्वालियर घराने पहुंचा और अपने साथ 2 शहजादों को लिए, अली बख्श जर्नैल, और जर्नैल बाद वक्त में उनको तखल्लुस एक फिरंगी ने दिया था, और उनके साथ में फतेह अली कर्नल साहिब। और उनको ये लक़ब यूं दिया गया कि जब एक फिरंगी ने उनके गाने को सुना तो कहा, तुम जर्नल हैं अब से और तुम कर्नल। जिस तरह फौज में सबसे बड़ा रुतबा कर्नल और जर्नल का होता है और उसके आगे सब प्यादे होते हैं, तुम जब गाते हो तो हमें लगता है कि सब प्यादे हैं, तुम जर्नल तुम कर्नल। वाह, कितना खूबसूरत गाते हैं। कि वो पहुंचे, उनको लेके ग्वालियर घराने, उनकी मौसीकी को अपने अंदाज में ढाला, फिर जयपुर, रीवा और दिल्ली घराना, इसको जोड़ के एक नए अंदाज, एक नए सिलसिले की इब्तिदा करी। और इन दोनों उस्तादों को दुनिया ने कहा अली फत्तू की जोड़ी, अलिया फत्तू कहलाने लगे। इनकी शोहरत जब हिंदुस्तान जन्नत निशान के कोने कोने में फैलने लगी, तो वो फूल जिसका ख्वाब इस सारंगी के उस्ताद ने देखा था, जानो इसकी खुशबू पूरे हिंदुस्तान में बिखर रही थी। और उस दौर के एक मशहूर नवाब टोंक तक जब इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने रुक्का भेज दोनों को बुलवाया। और जब ये दोनों उस्ताद हाजिर हुए तो नवाब ने कहा, आप दोनों उस्ताद, आपकी मौसीकी हमने सुना है कि एक सहर है, एक जादू है, और ये सहर हमारे दरबार से अभी तक इतने दूर क्यों? हमने सुना है कि आप दोनों जब गाते हैं तो मालूम देता है कि आप मौसीकी के शहंशाह हैं और बाकी मौसीकार प्यादे हैं। ये बात महज मजाक मालूम देती है या किसी मस्खरे की उड़ाई खबर, या ये खबर सच है? अगर आपकी मौसीकी हमारे दिल तक उतर सकी तो यकीन जानिए आप इस टोक की रियासत के शाही मौसीकार ही नहीं, आप हिंदुस्तान की तवारीख के वो सुनहरे परचम होंगे कि आने वाले दौर में देर तक लोग आपका जिक्र करेंगे, आपकी दास्तानें सुनाते रहेंगे। ये अपनी मौसीकी के जलवे हमारे दरबार में ना बिखेरिएगा, हम भी तो देखें आखिर वो क्या जादू था। कि नवाब ने जब ये कहा
तो दोनों उस्ताद ने जो अपनी मौसीकी और अपने सुर बिखेरे, तो यकीन होता था ये एक सहर है। और उसी सहर का एक सिलसिला आज की इस महफिल तक, कि किस तरह दोनों ने रंग बिखेरे और अपने अंदाज, कि आपके पेशे खिदमत अलिया फुत्तू के तिलिस्म से एक तिलिस्माती बंदिश। पंजाबी कंपोजिशन है, खास पटियाले की, यहीं की गई ये बंदिश। तो साडे कोलों ने मैं मसलत पूछने, तो साडे कोलों तुसी आवो ने सा लड़ियों ने मैं मसलत पूछने। तराना पटियाले का खास।
तारीख का ये दौर कि जिस नवाब ने ये कहा था कि तारीख तुम्हें याद रखेगी, उस कहने वाले को खुद ना खबर थी कि उसके साथ जिंदगी क्या आंख मिचोली करेगी। कि वो दास्तान का लम्हा यूं पलटा कि जब उस नवाब का आखिरी वक्त करीब आया तो उसने दोनों मौसीकारों को बुलाया और कहा, हमें मालूम है हमारी जिंदगी चंद रोजा है और उसके बाद तुम भी हमारे दरबार से रुखसत हो जाओगे। कि हमारा दरबार बिखर रहा है और तुम क्यों कर यहाँ रहो। मगर अलिया फत्तू, तुम्हारी मौसीकी हमें हमेशा याद आती रहेगी। हमारे दरबार में जब कोई ना होगा तब भी तुम्हारी सदाएं और सुर गूंजेंगे। हम जानते हैं तुम्हें और दरबारों के बादशाह नवाब बुलाते हैं। हम तुम्हें खुद इजाजत देते हैं, जाओ और अपनी जिंदगी की गुजर करो। मगर जाते जाते हमें कुछ ऐसा सुना के जाओ कि जिसकी खुशबू फूलों की तरह हमारे सीने में बसी रहे। सुनाओ अलिया फत्तू अपने तिलिस्म की वो बंदिश जो मौत के बाद भी हमारे कानों में खुली रहे और हम तुम्हें याद करते रहें, का लुत्फ उठाते रहें। सुनाओ अलिया, सुनाओ फत्तू, तुम मेरे जाबाज मौसीकी, पढ़ो नगमे और सुनाओ।
दे मोरा जरग जाद दे जाद दे जाद दे जाद दे मोरा जाद दे मरे तारे पा गा मा रे दा मरे तारे पा मरे तारे पा मरे तारे पा ये बा पा मा दा बा दा गा मा पा मा गा मा रे दा मा सा रे पा मा रे सा रे पा मा रे सा रे ना ए मोना अंचला जाड दे आ मोरा जरा गर जाने जा कि फिर तारीख में एक बादशाह और उभरा जिसने वो निशान छोड़े कि जिसकी दास्तानें आज भी जिंदा हैं दास्तानों में, कि दास्तान अपना सफ़र करते करते पंजाब के खुशनुमा शहर पटियाला पहुंचे, कि पटियाला का ये वो दौर जब महाराजा भूपेंद्र सिंह जी इस रियासत में हुस्न बख्श रहे थे, खूबसूरती और वो तारीखी लम्हे जमा कर रहे थे कि जो तारीख में जिंदा रहे। भूपेंद्र सिंह जब पूरे हिंदुस्तान से बेहतरीन फनकारों को, बेहतरीन चीज़ और बेहतरीन आलात को जमा कर रहे थे, कि जब हिंदुस्तान जन्नत निशान की एक सहीफा, एक खातून पेरिस पहुंची और उन्हें अपने रिसाले को दुनिया के सामने रखना था, तो उन्होंने सोचा कि दुनिया के जो बेहतरीन ज्वेलर्स हैं, जो बेहतरीन जौहरी हैं, उनका किस्सा लिखा जाए। और वो घूमते घूमते पेरिस पहुंची कार्टियर के दफ्तर, जो एक जेवरात का आप लोग तमाम जानते हैं कि बेहतरीन वो दुनिया में। जब वहाँ पहुंची और उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा, ओ मैम, इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, आप हमारे बारे में उधर लिखिएगा, क्या हमको फ़ायदा होगा, क्या रेवेन्यू होगा, आप छोड़ दीजिए इस बात को, आप कुछ और कीजिए, किसी और को कवर कीजिए। कि ये बातचीत करने वाली जब कार्टियर के दफ्तर और दफ्तर के रिसेप्शन यानी सलामगाह के सामने पहुंची, तो उसने 20 फुट ऊंची एक तस्वीर को देखा और देख के पूछा, ये किसकी तस्वीर है? उस फरंगी ने कहा, ओह, दिस इज महाराजा भूपेंद्र सिंह फ्रॉम पटियाला। आपके माथे पे जो ताज सजा है वो हिंदुस्तान का है, कि ये बादशाह हिंदुस्तान पटियाले रियासत का एक बादशाह, और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान गरीबों का मुल्क है। अब आप लोग सोचेंगे भाई ऐसे कैसे? तो जी ऐसे यूं कि जब महाराजा भूपेंद्र सिंह इस रियासत को खूबसूरत बना रहे थे, तब उनको ये ख्याल आया कि क्यों ना बेहतरीन जेवरात का एक गुलदस्ता बनाया जाए, बेहतरीन जेवर तैयार कराए जाएं। तो उन्होंने मालूम किया कि पूरी दुनिया में कौन है सबसे आला जेवर बनाने वाले। तो मालूम चला कि पेरिस में कार्टियर्स। तो आप एक बड़ा सा संदूक लेके जिसमें हीरे जवाहरात पन्ना भरे थे, आप लेके वहाँ पहुँचे और उन्होंने जब कार्टियर्स वालों को बुलाया, उन्होंने आया, देखा तो देख के इस कदर हीरे और जवाहरात हैरान रह गए। मैं चाहता हूं कि आप इनसे वो खूबसूरत जेवर बनाएं कि जिसे देखने वाला देखता रह जाए और जो सुने उसे यकीन ना हो। सर, हम इतना सारा जेवर ज्वेलरीज नहीं बना सकता, हमारे पास इतना आदमी नहीं है, और इतना आदमी हम ले भी आए तो हमारे पास इतना बड़ा कारखाना नहीं है, हम नहीं बना सकता। आपके पास
अगर कारीगर नहीं है तो कारीगर बुलाएं पूरी दुनिया में जहां से मिले। और उसके बाद एक और मशहूर जोहरी इस मुहिम में साथ जुड़े, बड़ा अजीब सा नाम था, बुर्जों, क्या नाम था माला जी? अच्छा आप तो जानते हैं, बस ठीक है, बात आगे। मेरा तो तिहाई आ जाती है जी मुंह पे उनका नाम लेता हूं तो। हम तो उनको बुलाया गया और पेरिस का सबसे मशहूर और मारूफ होटल रिट्स 1 साल के लिए किराए पे ले लिया गया कि यहाँ बैठो और जेवरात बनाओ। और जो उन्होंने जेवरात बनाए उन तमाम जेवरात थे, अगर जिक्र करें सिर्फ एक हार का जो उन्होंने बनाया, बाद के अरसे में नसीब का करना यूं हुआ कि वो हार यहाँ से खोता जब वापस पेरिस पहुंचा और कार्टियर ने उसे दुनिया के सामने रखा कि ये हार आज हमारे पास है, जिसमें दुनिया के कीमती तरीन हीरे जड़े थे। तो दास्तान में मुख्तसर कर रहा हूं छोटी, क्योंकि ये तो पूरी एक दास्तान है कि जब उन्होंने दुनिया के सामने उस हार की कीमत रखी और बताई तो वो हिंदुस्तानी में 1000 करोड़ रुपए बने। कार्टियर ने कहा कि आज इसकी ये कीमत है, ये बेशकीमती हार। और जब ये खबर अरब के एक शेख को मिली कि कार्टियर के पास पटियाला के राजा साहब का एक ऐसा हार है और उसकी ये तारीख, ये दास्तान और इसकी कीमत कार्टियर कहता है कि सिर्फ 1000 करोड़, तो शेख ने कहा 1000 करोड़, हम बताता है इसकी कीमत, हम देगा इसके हिंदुस्तानी 2500 करोड़ बेचेगा। और कार्टियर ने घबरा के इनकार कर दिया कि हम इसको ना दे पाएंगे, कि इसकी असल कीमत क्या है, क्या होगी, वो तारीखों में है और आप जाके उसकी तारीख को कुरेदिएगा, तारीख के वर्ख। लेकिन महाराजा भूपेंद्र जी जिस तरह दुनिया से बेशकीमती चीजें जमा कर रहे थे, 2 टुकड़े आपको और सुनाऊंगा फिर मौसीकी का जिक्र, कि जब वो रोल्स रॉयस बनाने वालों के पास पहुंचे, वो गए, उन्होंने उनकी गाड़ियां देखी और कहा कि आप और क्या बेहतर बना सकते हैं, क्या बेहतरीन होगा। तो वो उनको बताते रहे और आखिर में लगा कि भाई हमको लगता है ये कोई इंडिया का कोई पुअर सा मैन है, इसके पास थोड़ा सा पैसा आ गया है, ये रोल्स लेने आया है, ये एक कोई गाड़ी हमसे लेगा और ये कितना क्वेश्चंस करता है। उसके बाद उन्होंने महाराजा भूपेंद्र जी से जरा दूरी सी बनाई और कहा कि आप देख लीजिए जो गाड़ियां खड़ी हैं। महाराजा को ये बात बड़ी अखरी और अगले रोज जब वो अपने लाव लश्कर के साथ वहां दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, पूरी 10 रोल्स रॉयस का ऑर्डर उन्हें एक बार में दिया। और इसे सुन के वो कंपनी वाले हैरान रह गए। और ये आपको कहते चलें कि उनकी तारीख में ये पहला मौका ऐसा था जब किसी शख्स ने एक साथ 10 रोल्स रॉयस का जिक्र किया। और महाराजा भूपेंद्र जी यहीं नहीं रुके, आने वाले वक्त में उन्होंने 44 रोल्स रॉयस खरीदी। और इससे ज्यादा का जिक्र करें कि जब वो जर्मनी पहुंचे हिटलर से मिलने के लिए, बामुश्किल 5 मिनट का वक्त दिया। उस 5 मिनट के वक्त के बाद जब हिटलर मिला तो वो 5 मिनट की मुलाकात कई घंटों और घंटों से दिनों में तब्दील हो गई। चलते वक्त हिटलर ने दुनिया की बेशकीमती मर्सिडीज मेबैक कार्स में से एक कार राजा साहब को तोहफे में दी, और ये उम्मीद कि आप मेरी इस दोस्ती को कबूल करेंगे और उस नादानी को माफ कि जो मैंने सिर्फ 5 मिनट का वक्त आपको दिया था, कि वो गाड़ी हिंदुस्तान आई। और आप देखिए राजाओं की बातें राजाओं वाली हैं, हम तो सिर्फ दास्तान सुना रहे हैं कि वो मेबैक उनके मोटर खाने में खड़ी रही है, आप उसे इस्तेमाल नहीं करते थे। और जब एक परदेसी अफसर ने राजा साहब से कहा, राजा साहिब आप इस कार को यूज नहीं करते, आप हमें बेच दीजिए,
तो राजा साहब फकत आपका पैक क्या खत्म हो गया, इसका मजा लीजिए। कुछ अरसे बाद उस शख्स ने फिर फरमाइश की कि आप इसे इस्तेमाल तो नहीं करते, आप मुझे दे दीजिए, मैं उसका बेहतर दाम दूंगा, आप प्लीज कुछ तो कहें। और आप फिर मुस्कुरा दिए जब तीसरी बार इस शख्स ने फरमाइश की उस मेबैक कार की, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया में नायाब है। तो राजा साहब ने कहा आप तोहफे में ले जाइए, ऐसी भी क्या बात है। और वो शख्स इतना पक्का निकला कि वो हकीकतन उसको तोहफे में लेके ही माना। जब अरसे बाद राजा साहब को याद आया कि उनके पास एक इस कदर कीमती गाड़ी थी, उन्होंने मालूम किया कि भाई मोटर खाने से वो गाड़ी कहाँ गई। तो खादिमों ने कहा कि हुजूर आपने उस फरंगी को तोहफे में दी थी, वो तो तभी ले गया। तो राजा साहब की तेवरी पे बल आए और तमाम खादिम डरने लगे कि हमसे कोई गलती या गुस्ताखी तो नहीं हुई। वो लेके चला गया, वो खुद लेके गया। जी हुजूर, वो तो कहता था कि आपने तोहफे में दी है, तो हम भला कैसे रोकते। हम हैरान हैं तुम लोगों की हिमाकत पे कि तुम लोग इस पटियाला रियासत के मुलाजिम हो कि तुम यहाँ के तौर तरीके और आदाब नहीं जानते। जब उसने ये कहा कि हमने उसे ये तोहफे में दी है, तो वो खुद क्यों लेके गया, तुम क्यों ना छोड़ के आए उसके दरवाजे तक, उसके घर तक, उसके मुल्क तक। तुम लोग मुझे किस कदर शर्मिंदा करते हो कि राजाओं के ये रंग कि जब देने पे आए तो दुनिया नवाज़े। कि इसी सिलसिले में जब राजा साहब को मालूम हुआ, हमें मालूम चला है कि हिंदुस्तान के दो गुलकार कहीं दूर रियासत में अपने फन को बिखेर रहे हैं और उनसे आला कोई नहीं, उनसे बेहतर कोई नहीं। वो हमारे दरबार से अभी तक क्यों दूर हैं, उन्हें पैगाम भेजो और उनसे कहो कि हमारे दरबार में आए और अपने मौसीकी के रंग बिखेरे। कि कसूर घराने के ये दो शहजादे अलिया फत्तू जब पटियाले पहुंचे तो राजा साहब ने उनका इस्तकबाल किया। वो बैठे और राजा साहब ने कहा, हमने दुनिया से बेशकीमती जेवरात, बेशकीमती आलात जमा की और हमें मालूम चला है कि आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है मौसीकी में जो इस हिंदुस्तान के गायन को लोगों तक पहुंचाए। अपनी मौसीकी का वो अंदाज हमारे दरबार में भी हो कि हमारे सामने भी पेश किया जाए। और फिर अलिया फत्तू ने अपने रंग यूं बिखेरे।
खां साहब इस मौसीकी को सुन के बड़े मुतासिर हुए, लेकिन आपने कहा कि कुदरत ने हर चीज को जोड़े में बनाया है, जैसे फूल के साथ खुशबू और मर्द के साथ औरत, के इंसान जिस्म और रूह। तो ये एक नगमा ही क्यों, एक नगमा और सुनाओ कि इसका जोड़ा तो बने। इस घराने के एक और सूफी उस्ताद उस्ताद काले खां साहब के जो दरबारों से जुड़े रहे लेकिन कभी मुस्तकिल तौर पे ना रहे, कि ये वही हैं सूफी कि जब दिल्ली में दरबार सजा, कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हुई तो उनको बुलाया गया, उन्होंने अपनी मौसीकी उसके रंग बिखेरे और बदले में उन्हें जो 10 अशरफी मिली उसमें से बराबर 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 उन्होंने अपने साजिंदों में तकसीम कर दी और आखिर में अपने हिस्से में से 2 अशरफी रखी और 2 सबको दे दी। जब साथ के साजिंदों ने कहा कि आप हमारे उस्ताद हैं, आप गुरु हैं, आप इसमें से और रख लीजिए, तो आपने इनकार किया। आपने कहा सब घर जाएंगे, खुशी खुशी जाएं, कि इस कदर दौलत का आखिर में करूंगा भी तो क्या करूंगा, कि आप मज़ारों पे गाते, खानकाहों पे गाते, मंदिरों में गाते, दरबारों में भी जाते, मगर जुड़ के ना रहते। जब पूछने वाले ने आपसे पूछा कि आप किसी एक दरबार से जुड़ के क्यों नहीं रहते, आप हमेशा उनके क्यों नहीं हो जाते, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो तारीख में जिंदा है। फूल की खुशबू को अगर एक जगह कैद कर दो तो दुनिया तक वो कैसे पहुंचेगी, कि ये मौसीकी तो आलम है, उस खुदा का अम्र है। मौसीकी सिर्फ तान, लहर, पलटा, बोल, ख्याल का नाम नहीं, सहर, आशोक, तराना, बंदिश, सिर्फ ये मौसीकी नहीं। मौसीकी तो हाजिरी है उस रब के सामने, कि वो हाजिरी हो तभी सच्ची इबादत है, और इबादत कभी किसी से बंध के नहीं रहती, वो तो फूलों की तरह महकाती है गुलशन को, और वो महकती रहेगी। कि मौसीकी वो जो हाजिरी दे, कि सुनने वालों ने जब इस बात को सुना तो कहा हुजूर, तो आप उस हाजिरी का कुछ नमूना हमें भी तो दें, कि हमारी रूहें जा उस रब से मिल जाएं और उसमें मौसीकी जैसे खूबसूरत फूलों की तरह टक जाए। कि वो टके फूल, वो रास्ते आखिर कैसे, कि जब उन्होंने अपने अंदाज में वो हाजिरी दी तो उसका रंग आज भी उस घराने वालों की मौसीकी पे झलकता है।
na na ta na de re na tum ta da re da del tum ta na ta na de re na tum ta da re da ni yo da ni ta da re da ni ta da ni del tum mama ga re da ni da ma da ma ga re del tum sama ga ma da sa ga ma da ga ma ni da ma ga ma da ni da re re ni da ma ga da ni da de tum ta na de re na tum ta da re na da ni yo da ni ta da re da ta na da ta de re na de ta na de re na de mama ga re da mama ga ma sa ga ma da ga ma ni da ma ga ma da ni da re re ni da ma ga ma da ma ga re da de na da na tim tom ta na tim tom ta na da kit tak dum kit tak din ta ka da ti na da ti na da ti na da de tom ta na de re na tom ta da re da आप लोग सोचते होंगे ये काले खान साहब, इनकी क्या खूबी। तो उस्तादों का पता शागिर्दों से मिलता है। उनकी एक शागिर्दा जिसका तारीख में बड़ा जिक्र है, वो जब काले खां साहब के पास पहुंची, उनके सामने पहुंच उसने अकीदत के फूल पेश किए। उस्ताद, मैं आपकी शागिर्द बनना चाहती हूँ, आप मुझे ये शर्फ बख्शिए कि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। हाँ 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 भाई, ज़रूर सीखो, हम तो हैं ही
इसलिए कि इस मौसीकी को दुनिया तक पहुंचाएं। लेकिन बेटा देखना वहां चाय गिरी है, जरा पोछा लेके उसे साफ कर देना। ये उठी, इसने पोछा लिया, वो चाय साफ की और आके फिर उस्ताद के सामने बैठी। उस्ताद मुझे अपनी शागिर्दा बना लीजिए। हाँ हाँ, हमने तुम्हें अपनी शागिर्दा बनाया। तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? जी मेरा नाम है गौहर। दुनिया मुझे गौहर जान कहती है। माय नेम इज गौहर जान। अच्छा तुम ही हो गौहर, वाह वाह, तुम हमारी शागिर्द। अब ये गौहर जान कौन थी? जरा दास्तान जल्दी जल्दी मैं सुना के बताता हूँ, आप सुन के बताइएगा। गौहर जान सिर्फ एक गाने वाली ही नहीं, गौहर जान की शोहरत इस कदर कि जब उसको बुलाया जाता तो वो नजराना 1000 रुपए लेती। उस दौर में बड़ा से बड़ा मौसीकार सिर्फ 100 रुपए नजराना लेता था, मगर गौहर जान 1000। और बाद के वक्त में जब उनकी शोहरत बढ़ी और ग्रामोफोन कंपनी हिंदुस्तान आके किसी को रिकॉर्ड करना चाहती थी तो वो पहली आवाज़ गौहर जान ही बनी। और जब उन्होंने पूछा कि आप कितनी देर में अपने नगमों को समेट सकती हैं, तो उसका ऐन वक्त गौहर जान ने अपने उस्ताद से मशवरा कर 3 मिनट रखा। और अभी कुछ अरसे पहले दुनिया के साइंसदान और साइकोलॉजिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि जो हम रील्स देखते हैं वो 15 सेकंड और 30 सेकंड जहन पे असर डालती हैं, और सबसे बेहतरीन वक्त वो 3 मिनट ही है जो गौहर जान और उस्ताद काले खान साहब ने तय किया था। ये गौहर जान कौन? ये गौहर जान वही जिसने जब दिल्ली का दरबार सजा तो 3000 नकद और 1.25 किलो सोना अपने नजराने की पेशगी मांगी, और अपने नाई, धोबी, कसाई, हलवाई के उनके खादिम और खादिमाएं भी उनके साथ जाएंगी, उन सब के लिए खास सवारी। कि गौहर जान जो 6 घोड़ों की बग्गी में सफ़र करती थी, जो सिर्फ जॉर्ज पंचम के लिए थी, कि गौहर जान उसमें सफ़र करती हैं। और आप सोचते होंगे कि ये क्या बात हुई कि अभी हिंदुस्तान ने एक नजराना देखा एक शादी का, कि एक बड़े व्यापारी ने अपने शहजादे की शादी करी, दुनिया की दौलत लुटाई, मगर गौहर जान की एक पालतू बिल्ली उन्होंने देखा कि दीवार पे वो पड़ोस के किसी जंगली बिल्ले के साथ घूम रही है। गौहर जान को फिक्र हुई कि किसी दिन ये जाके मुंह ना काला करवा लाए तो इसी घर में ही इसकी शादी कर देते हैं। और गौहर जान ने उस शादी पे उस जमाने में 1.25 लाख रुपए खर्च किए। 1.25 लाख। आप ताली बजा सकते हैं गौहर जान ने। और जब उस बिल्ली के बच्चे हुए तो उन बच्चों की मुंह दिखाई पे जो महफिल करी उसका खर्चा था 20,000। कि गौहर जान, हाँ इस पे भी बजा, कि गौहर जान जब दिल्ली दरबार से उनको बुलावा आया और उनसे कहा कि आप अपने फन का मुजाहरा कीजिए, तो गौहर जान ने यह शर्त लगाई कि मैं उस्ताद काले खान साहब की शागिर्द हूँ, मुझे यूं ना समझिएगा, और जब मैं अपने फन का मुजाहरा करूंगी तो आपके जॉर्ज साहब मेरे सामने बैठेंगे, दरबार में कोई टहलेगा नहीं, घूमेगा नहीं। और गौहर जान की ये शर्त मानी गई। उनको एक खास 6 घोड़ों की सवारी दी गई, एक खास ट्रेन चली, गौहर जान दिल्ली दरबार पहुंची। और वो हमेशा कहती थी कि मेरी जिंदगी का गौर, वो कीमती हीरा, मेरे कसूर पटियाले वाले मेरे खान साहब, उनसे जो सीखा उसको तो मैं अभी रत्ती भी ना छू पाई। है खुदा तेरी मेहर, तूने मुझे ऐसे आला उस्ताद दिए कि दरबार में जो गौहर जान ने अपने सुर बिखेरे तो समझने वाले और ना समझने वाले भी हैरान रह गए। क्या थी वो गौहर जान की मौसीकी और पटियाले का रंग कि उसका थोड़ा संग आपके पेशे खिदमत।
तुम्हें गरबा लगा रस के भरे तुरना रस के भरे तुरना रे रस के रस के भरे तुरना सावरिया रस के भरे तुरना आजा सावरिया तो गरबा प्रेम की अग्नि में प्रेम की अग्नि में वो गुण देखा धुआं ना निकले मन जल जाए रस के भरे तुरना रस के सावरिया जा तो है गरबा लगा लो भरे तुरना आजा सावरिया सावरिया रे सावरिया रस के भरे तुरना रस के भरे तुरना सावरिया सावरिया आजा तुम्हें गरबा लगा रे गरबा लगा लो रे रस के भरे तुरना बजा एक अंतरा क्या अंतरा क्या अंतरा के बाद रस के भरे तुरना क्या बात सारिया सावरिया रे
हजरात, दास्तान में अब जिक्र उस चांद का कि जिसके बगैर ना कि सिर्फ पटियाला घराना बल्कि हिंदुस्तान के शास्त्रीय गायन की तारीख अधूरी है। ये वो शख्स जिसका नाम था गुलाम अली, लेकिन लोगों ने मोहब्बत में उन्हें उस्ताद बड़े गुलाम अली कहा। बड़े गुलाम अली खान साहब की दुनिया जैसे उनकी ज़िंदगी में आशिक थी, वैसे ही उनके बाद भी, कि उनके सैकड़ों वाक़यात हैं, अगर सुनाएं तो पूरी रात दरकार। मगर सिर्फ एक वाक़या आपको सुनाएं कि कलकत्ता और कलकत्ते की एक महफिल, जब कलकत्ते वालों को ये मालूम चला कि बड़े गुलाम अली खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और वो जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते को कलकत्ते वालों ने फूलों से भर दिया कि उस्ताद यहाँ से गुजरेंगे। उस्ताद जब वहाँ से गुजरे तो मालूम देता था कि फूलों की बारिश होती हो। और उस्ताद जब उस जगह पहुँचे जहाँ महफिल थी, तो जहाँ तक नज़र जाती दूर दूर तक सुनने वाले। कलकत्ता की तारीख का ये वाहिद दिन जब वहाँ की ट्राम जो सड़क पे चलती थी वो बंद हो गई, कि सड़कें बंद करने पड़ी। मालूम देता था कोई महोत्सव है, हुकूमत की तरफ से ऐलान है कि आज शहर बंद है। कि सुनने वालों ने बड़े गुलाम अली खान साहब को जो सुना, उनकी यादें उनकी रूह में बस गई। और उस्ताद ने उस महफिल में जो नगमा गाया था वो तारीख में अमर हो गया, कि हजारों उनके चाहने वाले आज भी जब उस लम्हे को याद करते हैं तो महसूस होता है कि एक तिलिस्म में एक जादू है जो आज भी उन पे तारी है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने यूं अपने सुर बिखेरे। बहुत लोगों की फेवरेट चीज़ है, मगर ख़ासकर माला जी हमेशा जब भी हो तो ये सुनने की फरमाइश करती है। तोरे बाट तकत पे तोरी बाट तकत पिया बोर गए, तोरी बाट तकत बोर गए, तोरी बाट तकत बोर गए, तोरी बाट तकत पिया बोर गए, तोरी बाट तकत पिया नैन अलसा हे भय सगरी रहन का जा सगरी रहन का जाते बोरो गए, तोरी बाट तगर गगरे द मम गरे द मग नि नि द मग नि 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 द द मम मम गगरे द बोरो गए, तोरी बाट तगत बोरो गए, तो बाट तगत पिया हम संग मुख के बतिया कर दो सबरंग सारी रतिया सौतन के भाग जाते बोर में गोरी तोरी बाट तगद बोर गए, तोरी बाट तगद बोर गए, तोरी
बड़े गुलाम अली खां साहब शहंशाह थे मौसीकी के, उसी तरह एक मलिका जो तरन्नुम की मलिका थी, यानी कि नूर जहां, कि नूर जहां से जब पूछने वाले ने ये पूछा कि खुदा ने आपको इस कदर हुस्न, इतनी दौलत, इतनी शोहरत और ऐसे गले से नवाजा है कि जो नसीब वालों को मिलता है, तो अब आपको जिंदगी में और क्या फरमाइश, क्या कमी, कोई खलिश। तो नूर जहां के वो तारीखी लफ्ज आज भी महफूज है तारीख में, इतिहास में, हिस्ट्री में, कि नूर जहां ने कहा, अच्छे सुर यकीनन जिसने पिछले जन्म में मोती दान दिए हों उसी को मिलते हैं। मेरे पास सब कुछ है मगर एक कमी, एक खलिश जो मुकम्मल ना होती। काश बड़े गुलाम अली खां साहब मेरे उस्ताद होते और मुझे कुछ सिखाते, काश के वो मुझे अपनी शागिर्द बनाते। अगर वो मिल जाएं तो जानो मुझे इस जहान में जन्नत मिल जाए और मैं सारे मोती, सारी दौलत, सारी शोहरत उनके कदमों पे निछावर कर दूँ। ये बात जब बड़े गुलाम अली खां साहब तक पहुंची तो वो खुद बड़ा पसंद करते थे इस मलकाए तरन्नुम के गाने को, उसके नगमे को, उसके अंदाज को। तो उन्होंने कहा कि हम यकीनन तुम्हें अपनी शागिर्दा बनाएंगे अगर तुम्हारी यही सच्ची अकीदत है। कि वो वक्त, और नूरजहां खुद उसके बारे में बताती हैं, नूरजहां ये वही हैं भारत रत्न लता मंगेशकर जिनको अपना उस्ताद मानती थी, कि वो कहती हैं कि वो लम्हा कि जब मुझे मालूम हुआ कि उस्ताद मेरे घर आएंगे, मुझे ये इज्जत बख्शेंगे, तो मुझे ये यकीन हो गया कि वो खुदा है और दुआएं सुनता है। और जब पूछने वाले ने फिर पूछा कि अब आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको ये इनाम, ये तोहफा, ये इनायत क्यों मिली, तो उन्होंने कहा, सच्चे सुर मिलते हैं अगर मोती दान करो, और ऐसे गुरु मिलते हैं अगर अपना जीवन दान करो। यकीनन मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में इन महात्माओं के चरणों में अपना जीवन दान किया होगा कि वो मेरे घर को आते हैं। कि जब बड़े गुलाम अली खां साहब मलकाए तरन्नुम नूरजहां के घर पहुँचे तो वो बार बार दरवाजे पे जाती, फ़कीरों को जो उनके हाथ में आता देती, और आखिर ये हकीकत आपको सुना रहा हूँ कि वहाँ फ़कीर थे, मांगने वाले थे, और दूर दूर तक मजमा था कि बड़े गुलाम अली खां साहब को देखेंगे और सुनेंगे। नूरजहां ने अपने हाथ के कीमती कड़े उतार के मांगने वालों को दे दिए कि मेरी तो मुराद बराही। अपनी कीमती अंगूठियाँ उतारी और फ़कीरों में बांट दी, अपने गले से हार उतारे और फ़कीरों को दे दिए कि मेरे पास ऐसे उस्ताद होंगे, मुझे अब ज़िंदगी में क्या चाहिए। और जब बड़े गुलाम अली खां साहब सामने पहुँचे तो मलकाए तरन्नुम हाथ झुका के उनके सामने खड़ी हो गई। ये वही मलकाए तरन्नुम थी कि जब उस दौर के एक तानाशाह ने कहा कि काला लिबास कोई नहीं पहनेगा, फैज़ की गज़लें कोई ना गाएगा क्योंकि वो बागी है, और मलकाए तरन्नुम उस तानाशाह के सामने खड़ी हुई और उन्होंने काला लिबास पहना, फैज़ का नगमा गाया और उससे कहा कि अगर वो कैद खाने में पड़ा बागी है तो हम भी बागी हैं, हम इसका ऐलान करते हैं। ऐसी मलकाए तरन्नुम के सामने जब उसके उस्ताद पहुँचे तो वो सर झुकाए रहीं देर तक। उस्ताद खड़े रहे, जब सर पे हाथ रखा तो मलकाए तरन्नुम ने उनकी तरफ देखा, उनके चेहरे पे आंसू ही आंसू थे, वो आंसुओं में डूबी हुई थी। वो बैठी, गंडा बंधा, और सबने फरमाइश करी कि उस्ताद इस मौके पे कुछ सुनाइए, कुछ पेश कीजिए कि यादगार हो। और खान साहब ने जो सुनाया वो तो तारीख में अमर हो गया। खान साहब ने कहा, भाई तुम तो खुद इतना उम्दा गाती हो, हम क्या सुनाएं, लेकिन इतने चाहने वाले आए हैं
देखो भाई, तुम एक खातून हो, औरत हो, हम मर्द हैं, हम मर्दों की चीजें गाते हैं, लेकिन हम बड़ी बड़ी मूंछों वाले तुम्हें वो सुनाते हैं जो औरतों का गाना है। देखो वो कैसे रचता है, कैसे बंधता है। और खान साहब की ये बात कि भाई गाना बजाना तो वो है कि जिसे जानने वाला भी समझे, उसका मजा ले, उसका लुत्फ ले। और गाना बजाना तो वो है कि जो उस गाने बजाने को नहीं जानता, जो दरबारी है, जो संतरी है, जो खादिम है, वो भी उसका मजा ले। कि मैं तुम्हें सुनाता हूं कि बाजू बंद खुल खुल जाए और तुम उसका यूं लुत्फ लो कि बाजू बंद उसके हाथ पे बंधा है और उसका पीहर परदेस गया है। वो उसकी याद में दुबली हो गई और वो बाजूबंद खुला खुला जाता है। कि जिनकी परदेश में है वो उन्हें याद करे, और जिनकी उनके पास है वो यूं समझें कि रात का वक्त है, मुलाकात है, और उस मुलाकात से पहले वो बाजूबंद खुला जाता है कि वो उसका लुत्फ ले। कि यूं समझें कि वो परदेश से घर आया है और बाजू पे जो रकम बंधी थी कि जश्न का माहौल है, वो बाजूबंद खुलता है और वो रकम मांगने वालों और चाहने वालों में तकसीम की जाती है। ओए सब लुत्फ लो, ओ मौसीकी किसी की जागीर नहीं, ये तो दिल का अफसाना है। ओ ये तो हाजिरी है उन रूहों की उस दरबार में। सुनो भाई मलका तरन्नुम कि बाजू बंद खुल खुल जाए, ये मुच्छों वाला क्या सुर लगाता है। सुनो भाई, सब सुनो।
जाए, कुल कुल जाए। ये पूरब अंग है, ठुमरी दादरा है, तो इसको बनाया जाता है कि अब पिया के बगैर कैसे बाजू बंद खुल खुल जा रहा है, तो उसको वी हैव टू एक्सप्रेस थ्रू आवर वॉइस। एक तो पोइट्री है कि कह दी गई, और एक गा के उसे एक्सप्रेस किया जाए, थोड़ा मुश्किल काम है ये। जादू डाला बाजू बंद कुल कुल जाए। बाज जादू की पुड़ी महफिल में पटियाला घराने के एक बहुत बड़े उस्ताद मौजूद थे। जब चाहने वालों ने उनसे कहा कि आप भी कुछ सुनाएं उस्ताद बरकत अली खां साहब, तब उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़े गुलाम अली खां साहब के गाने के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं कि कुछ और सुनाया जाए, कि सबने इसरार किया, उनके चाहने वालों ने, कि कुछ तो सुनाएं। बड़े गुलाम अली खां साहब बैठे देखते रहे। अब बड़ों की बातें देखी कैसे बड़ों वाली होती हैं, कि जब नूरजहां को शागिर्द किया गया, गंडा बांधा और रस्म के मीठा खिलाया जाता है, तो खीर आई। गुलाम अली खां साहब ने अपने हाथ में वो खीर का प्याला लिया, करीब से रखे गुलाब के फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ उसके ऊपर डाली और बरकत अली खां साहब की तरफ बढ़ा दी कि प्याला तो लबरेज हो चुका, भर चुका, लेकिन जिस तरह फूल उसके ऊपर सजे हैं, तुम्हारी मौसीकी भी इस महफिल को ऐसे ही सजाएगी। कुछ सुनाओ, कुछ पेश करो। कि इस इजाज़त को उन्होंने अपनी खुशनसीबी जाना, और जो उन्होंने गाया उसे चाहने वाले आज भी अपनी याददाश्तों में गुनगुनाते हैं कि वो हाज़री ऐसी थी जैसे फूलों की खुशबू, और उनकी बरकत न कि सिर्फ पटियाला घराने में बल्कि शास्त्रीय गायन में घुल गई है। हिंदुस्तान की मौसीकी, उसकी बरकत और बरकत अली खां साहब की बंदिश। बागों में पड़े झूले तुम भूल गए हमको, बागों में पड़े झूले तुम भूल
बड़े झूले हो तुम, भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले अब और ना, अब और ना तड़पाओ, अब और ना तड़पाओ, या हमको भुला भेजो, या आप चले आओ बाहों में। रावी का किनारा, रावी का किनारा हो। ये दरिया है रावी, शायर कह रहा है रावी का किनारा हो, हर मौज के होंठों पर अफसाना हमारा हो, हर मौज के होंठों पर अफसाना हमारा हो, बाहों में। ये बॉलीवुड में भी मेरे ग्रैंडफादर बड़े गुलाम अली खान साहब को बहुत लोगों ने और म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने काफ़ी चीज़ों को उन्होंने भी उनको कॉपी किया है। जैसे मेरी आँखों में बस गया कोई रे, मोए नींद ना आए मैं क्या करूं। अब ये गाना है तो ये गुलाम अली खान साहब की, बड़े गुलाम अली खान साहब की ये एक दादरा आया, उनका खुद लिखा, उन्होंने कंपोज किया, गाया, उसी को सेम उन्होंने तोरी तिरछी नजरिया के बान, हाँ तोरी तिरछी नजरिया के बान कर जवा मिला आगे, तोरी तिरछी नजरिया के बान, तोरी तिरछी नजरिया के बान। अब तो आओ सा, ये भी एक उनकी चीज़ है गुलाम अली खान साहब की। दादरा अब तो आओ साजना, पूरी ओ मन की आशा, आशा। जैसे इसको बनाया बहारों मेरा जीवन भी संवारो, कोई आए कहीं से, कोई आए कहीं ऐ नज़रों ऐ बहारों रे,
इसी के साथ मैं पंजाब की एक चीज़ कंक्लूड कर रहा हूँ जो हमारे बुज़ुर्गों की है और ख़ासकर पंजाब में ये गाई जाती है, लाजो लाजो, एंड होप यू विल लव इट एंड यू विल लाइक इट। हाँ खेमटो है, हाँ लाजो लाजो, हाँ लाजो लाजो, हाँ लाजो लाजो, लाजो लाजो, ओ बला जाते दबम रेटा लाजुबा लाजुबा लाजो लाजो, ओ बला जाते दबम रेटा लाजुबा लाजो लाजो, हाँ लाजो लाजो, हाँ कोड़ी चढ़दा ते लगदा थानेदार वे लाजुआ लाजुबा लाजो लाजो, कोड़ी चढ़दा ते लगदा थानेदार वे लाजुआ रे लाजो लाजो, हाँ लाजो लाजो, लाजो लाजो, हाँ बला जाते दबम रेटा लाजुबा लाजुआ लाजो लाजो, लाजुबा लाजो लाजो, कंगी वामा, हाँ कंगी वामा, कंगी वामा, कंगी कंगी वामा, कंगी वामा, कंगी वामा ते दुखण मेरे बाल वे लाजुबा लाजुबा लाजो लाजो, कंगी कंगी वामा ते दुखण मेरे बाल वे लाजुबा लाजुबा लाजो लाजो। ये महफिल तारीख में यादगार हो गई और इसी महफिल के बारे में जब मलका तरन्नुम नूरजहां से एक प्रोग्राम के दरमियान पूछा गया तो वो खामोश हो गई, खामोश देर तक, और लोग उनके चेहरे को देखते रहे। नूरजहां की आंख में जो आंसू झलके तो उन्होंने कहा कि गाना बजाना तो वो बड़े लोग कर गए, हम तो जी उनकी नकल कर लें वही बहुत है। मुझे तो अपनी ज़िंदगी पे यकीन ही नहीं आता, इतने बड़े उस्ताद पटियाला घराने के, उन्होंने मुझे अपना शागिर्द कर लिया। जो गाती हूँ बस कोशिश करती हूँ कि उनसे जो सीखा है उसकी नकल कर सकूँ। तो कहने वाले ने कहा कि आपने जो उनसे ख़ास सीखा उसका कोई अंग पेश कीजिए, उसको कुछ सुनाइए। तो नूरजहां ने कहा कि उनसे जो भी मैंने सीखा, मैं जब भी गाती हूँ तो जी मौसीकी नहीं, मेरी तो उनके सामने हाजिरी होती है, मेरी तो इबादत होती है, मेरी तो बंदिश, मेरी तो बंदगी, मेरी तो ज़िंदगी। मेरे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब थे, वो इस दुनिया से गए, अब क्या गाना बजाना, उनसे सीखा ही कुछ सुना देती हूँ। तो उन्होंने उस महफिल में जो नगमा पेश किया आपके पेशे करता हूं। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले से
अफशां है हयात, मैं ये समझाता कि तू है तो दरअफ्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगों हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहता यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे में, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख के सिवा, और भी वक्त के सिवा रातें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, तेरे जवान मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब, मुझसे मुझसे पहले यकीन के साथ हमेशा मलका तरन्नुम कहती थीं कि गाएगी दुनिया गीत मेरे निराले रंग में, अनोखे रंग में, कि इस घराने की मौसीकी को लाहौर और उस खित्ते में जिन दो उस्तादों ने परवान चढ़ाया उसको ऐसा रचाया कि वो आज भी रची हुई है और लोग उन्हें बड़ी अकीदत से याद करते हैं। इस पटियाला घराने के दो उस्ताद अमानत अली खान साहब और फ़तेह अली खान साहब, उनके ज़िक्र के बिना पटियाला घराना जानो अधूरा है। उन्होंने इस मोहब्बत, अकीदत और इबादत से इसकी मौसीकी में वो रंग भरे कि जिसने एक नए रंग को उभारा, कि उनकी गायकी आज भी मील का पत्थर है गाने वालों में। वो पत्थर जिसके सामने सर झुक जाए, वो पत्थर के जो खूबसूरत बुत और इबादत नजर आए।
तान गप तान तान गप तान तान गप तान का जय जगत पते अली खान तान गप तान तान गप तान का जय जगत पते अली जब जब गाए घूमे जाए तन बलवंत की ऐसी फिरत है जैसे अरजन जी के पान तान गप तान गप तान गप तो आखिरी लम्हों की तरफ ये दास्तान सिमटती है। इस घराने के चाहने वाले बेपनाह इसके उस्ताद शागिर्द, उनका एक लंबा सिलसिला है। वो फिर कभी जिक्र करेंगे। एक ज़रा सा जिक्र करते चलें मलकाए गज़ल बेगम अख्तर, जो हमेशा कहती थी कि मेरी ज़िंदगी की ये खुशनसीबी है कि मैं इस घराने से जुड़ी, कि इसका अंदाज़ मेरी मौसीकी में आया। यकीनन अगर मैं इस घराने से और इस अंदाज से ना जुड़ती तो मेरी मौसीकी में ये तिलिस्म ना होता कि इस घराने के गाए बुज़ुर्गों के ख़याल, उनकी बंदिश, उनकी गज़लों को गाने वाले देर तक अपने अपने अंदाज में गाते रहे। लेकिन बेगम अख्तर ने किस तरह पेश किया, उसका नजराना अक़ीदत आपके सामने है। थोड़ा सा इस गज़ल के बारे में बता दूं कि ये सबसे पहले ये गज़ल मेरे ग्रैंड अंकल उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब ने 1936 में इसको रिकॉर्ड किया और 1961 में बेगम अख्तर जो उनकी शिष्य थी उन्होंने गाया। तो मैं दोनों अंदाज पेश करूँगा। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, करार था, करार था, जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, निवादा निबाह का तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो लुत्फ मुझ पे ते पेशतर, वो जो लुत्फ मुझ पर ते पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। मुझे सब है याद जरा जरा, मुझे
सब है याद जरा जरा तुम्हें याद हो के ना याद हो जो हम। अब मैं बेगम साहब के अंदाज से गाऊंगा जैसे उन्होंने गाया। हालांकि किसी की मुझे आदत नहीं है किसी के गाए हुए गाने गाने की, पर मैं गाता हूँ क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ दिस। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के ना याद हो जो हम। इसी घराने की एक और मशहूर गाने वाली जिनका एक नगमा आप सब लोगों ने यकीनन सुना होगा, क्योंकि वक्त कम है, लेकिन लगता है कि उसके बोल इस वक्त के ही लिए हैं। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो जी लुट जाएंगे, कि ऐसी बातें ना किया करो, आज जाने की जिद ना करो। तो जी आखिरी बंद पे पहुंचते हैं। बड़े गुलाम अली खान साहब जब उस दौर का एक दीवाना एक मूवी बना रहा था कि जिसको ये ख्याल था कि एक शाहकार होगी जो मुग़ल बादशाह के ऊपर थी और उसके अंदर तानसेन की आवाज़ चाहिए थी कि कौन इसको अदा करे। सो के आसिफ ने मालूम कराया कि कौन ऐसे उस्ताद हैं कि जो तानसेन का हक अदा कर सकें। सो वो ढूंढते ढूंढते पहुँचे बड़े ग़ुलाम अली खान साहब के पास। बड़े ग़ुलाम अली खान साहब से उन्होंने कहा कि आप मुग़ल आज़म के लिए अपनी आवाज़ दीजिए कि तानसेन का हक कोई और अदा कर सके, ऐसा हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो खान साहब ने कहा मैं फिल्मों में नहीं गाता। जब देर तक ये बातचीत चलती रही तो उन्होंने कहा कि आप नजराना तो बताएं, आप क्या चाहते हैं। खान साहब ने इस कदर बड़ा नजराना बताया कि उसे सुनने वाले हैरान हो गए, मगर के आसिफ ने बस खान साहब इतनी सी रकम, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये लीजिए आप 10,000, और आपकी बात पक्की कि आप हमारे ही इस फिल्म में गाएंगे। कि 10,000 उसने एडवांस में दिया, जबकि उस ज़माने के बड़े से बड़े मौसीकार और गुलकार सिर्फ 500 रुपये गाने के लेते थे। बड़े ग़ुलाम अली खान साहब जब उसे रिकॉर्ड करने के लिए पहुँचे और आपने गाना शुरू किया तो उसे सुन के आसिफ बार बार कहते उस्ताद जी नहीं बजाई ए नहीं, मज़ा नहीं आया, थोड़ा आसान करके गाइए ना इसको। खान साहब ज़रा और आसान करते। ज़रा देर बाद के आसिफ ने फिर कहा कि उस्ताद जी और आसान करिए, ज़रा वो बात नहीं आ रही जो यहाँ पे आनी है, थोड़ा आसान करके। अब खान साहब ने कहा कि अब बच्चों का गाना बजाना करूं, और हकीकत में तो उस्ताद जी करेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं गाता हूँ। ये गाऊं मैं, लोग कहेंगे पैसे ले लिए उससे इतने और गाया क्या इसके अंदर, अलिफ बे ते बी सी डी,
ऐसे तो नहीं हो सकता जी। अब जब देर गुजरी तो मधुबाला और दिलीप कुमार साहब तशरीफ लाए, और बड़े कमाल की आपको बात बताएं कि वो दोनों जब आए तो उनके हाथ में 2 लिफाफे और उनके अंदर फूल। वो आए बैठे, बड़े गुलाम अली खान साहब ने देखा, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा जी ऐसा है, आप वो मंजर करो जहां मुझे गाना है। तो वो मंजर हुआ कि दिलीप कुमार और मधुबाला की वो मुलाकात का, वो मोहब्बत का। और खान साहब ने कहा ओहो, ए मोहब्बत दिखानी थी यहाँ पे, मैं ऐसी ताने लगा रहा हूँ, मुर्गियाँ लगा रहा हूँ, मोहब्बत में इसका क्या काम? तुम बता देते मुझे कि ए नहीं करना था, बताना था मोहब्बत की बात है। तो आपने जो गाया वो आप सब ने सुना और तारीख में अमर हुआ। उसका एक नजराना पेशे खिदमत। सा
सगरी